हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के विकास के आगे की बातों को देखेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि किस प्रकार ब्रिटेन की सरकार ने धीरे करके अपने देश में शासन को अपने हाथों में लेना शुरू किया और यह क्रम लगभग 1857 की क्रांति तक चलता रहा। उसके बाद इसने ईस्ट इंडिया कंपनी से जितने भी शासन प्रशासन के अधिकार थे सब छीन लिए और उनको अपने हाथों में ले लिया। तो हम लोगों को आज वहीं से देखना है कि 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या अस्तित्व रह गया और हमारे देश का शासन ब्रिटेन की सरकार के द्वारा किस प्रकार से चलाया जाने लगा। चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन भारत में चलाया जा रहा था, उसके लिए इंग्लैंड की सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के चार्टर एक्ट जारी किए जा रहे थे। अब बाद में इन्हीं चार्टर एक्टों के जगह पर अब भारत शासन अधिनियम जारी किए जाने लगे। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, जैसा मैंने बताया कि इसके पहले यानी 1857 की जो क्रांति थी उसके पहले विभिन्न प्रकार के चार्टर एक्ट जारी किए जाते रहे और इन चार्टर एक्ट को सबसे अंतिम जो है 1853 में जारी किया गया। यानी एग्जाम में जब पूछा जाए कि अंतिम चार्टर एक्ट कब जारी किया गया था तो आप क्या कहेंगे? 1853। उसके बाद कोई चार्टर एक्ट जारी नहीं किया गया। उसके बाद इंग्लैंड की सरकार के द्वारा भारत शासन अधिनियम के नाम से नए नए कानून विधियां बनाई जाने लगी। ठीक है, और यह देखिए सबसे पहला जो भारत शासन अधिनियम 1858 में बना था, ये कब बना था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद। देखिए 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए एक घातक झटका साबित हुआ। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसने ईस्ट इंडिया के लिए क्या किया? बहुत घातक साबित किया अपने आप को, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी प्रशासन की बागडोर थी वो सब छीन ली गई। अब देखिए इस एक्ट को क्या कहा गया? यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट कहा गया। ठीक है, यानी द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी इस एक्ट को जब लाया गया तो कहा गया यह भारत के उत्तम प्रशासन के लिए लाया जा रहा है और यह एक्ट भारत में उत्तम प्रशासन को संचालित करेगा। ठीक, देखिए इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। फिर देखिए इस अधिनियम द्वारा 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। जैसे आप लोग पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि 1784 के एक्ट में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। अब इस जो शासन अधिनियम आया 1858 में, इसने उस एक्ट को खत्म कर दिया जो द्वैध शासन की बात करता था। ठीक है, फिर देखिए इसके तहत भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्यों की एक परिषद यानी एक राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसमें 15 सदस्य होंगे और वह एक परिषद के रूप में कार्य करेगा और उसका नाम क्या रखा जाएगा? भारत परिषद। ठीक है, इसकी सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, यानी एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया जिसमें 15 सदस्य होते थे और इन्हीं को भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। देखिए इन 15 सदस्यों की भारत परिषद में देखिए 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चुने जाए। यानी देखिए ये जो निदेशक मंडल होते थे इसमें 8 होंगे ब्रिटेन की सरकार के द्वारा और 7 होंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके डायरेक्टरों के द्वारा चुने जाएंगे। फिर देखिए इसके द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय की उपाधि दी गई। यानी जो गवर्नर जनरल पहले पुकारा जाता था अब उसको वायसराय के नाम से पुकारा जाएगा और वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था।
यानी अब वह सीधे सीधे इंग्लैंड की महारानी से जुड़ा होता था। अब देखिए, इसी के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, यानी इसी एक्ट के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। फिर देखिए, इसके तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया, यानी अब भारत में जो भी नियम बनाए जाएंगे, जो भी नीतियां बनाई जाएंगी, जो भी मामले होंगे, सब कहां से संचालित होंगे? ब्रिटेन की संसद के द्वारा। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, यानी इस अधिनियम में अब मुगल सम्राट का जो पद था भारत में, उसको समाप्त कर दिया गया। फिर देखिए, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। देखिए, उस समय मैंने बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किए गए थे। कब किए गए थे? 1773 ईस्वी में। तो उसको भी अब समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने, यानी लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था, और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो यही था। ठीक है, तो इसीलिए इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था। ठीक है, यानी जो गवर्नर जनरल का पद था वह भारत में जो विधायी कार्य थे, कानूनी कार्य थे, उसका प्रतीक माना जाता था, तथा सम्राट क्राउन का प्रतिनिधित्व करने के कारण उसे वायसराय कहा गया। और जो यह सम्राट का प्रतिनिधि कहलाता था, जिसकी वजह से इसको वायसराय कहा गया। ठीक, अब देखिए अगला अधिनियम, देखिए कब आया? 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए इसमें क्या क्या बातें की गई? इसमें देखिए गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया, यानी जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद थी, अब उसको क्या किया गया? विस्तारित किया गया। इसमें देखिए एक 5वां सदस्य शामिल किया गया, जो एक विधिवेत्ता का पद था, यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें पहले 4 लोग होते थे, अब क्या किया गया? एक 5वें सदस्य को शामिल किया गया, और वो कौन सा होता था? विधिवेत्ता होता था, यानी एक कानून का ज्ञाता होता था। फिर देखिए, विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए, यानी अब विधायी कार्य के लिए भी सदस्यों का अलग से चुनाव किया जाने लगा, जिसमें कम से कम 6 सदस्य हो सकते थे और अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य शामिल किए जा सकते थे। फिर देखिए, भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें और क्या लिया गया? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, और इस अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी, यानी गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, और इस अध्यादेश की अवधि कितनी होती थी? 6 महीने। फिर देखिए, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी अब जो गवर्नर जनरल यानी वायसराय था, उसको बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने का पावर दिया गया। फिर देखिए, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत, यानी अब कानून बनाने के लिए भारतीयों को भी सम्मिलित करने की शुरुआत की गई। देखिए, वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। अब देखिए, जो वायसराय था कुछ भारतीय व्यक्तियों को भी अपने परिषद में गैर सरकारी पदों पर नॉमिनेट कर सकता था। देखिए, गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकन करने की उसको अनुमति दी गई। फिर देखिए, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था,
यानी ये जो शक्ति दी गई उसी के तहत लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को इस पद पे नॉमिनेट किया था, मनोनीत किया था। उसमें कौन कौन से थे? बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। यानी पूछा गया है ये क्वेश्चन कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किन भारतीयों को सबसे पहली बार गैर सरकारी सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया था। ठीक, अगला देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें देखिए क्या क्या किए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई। देखिए जो अभी आपने देखा पीछे कि गवर्नर जनरल की परिषद में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य हो सकते थे, अब इसको बढ़ाकर 10 और 16 कर दिया गया। फिर देखिए इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसका मतलब कि गवर्नर जनरल की परिषद और प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। फिर देखिए परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। यानी जो परिषदों में सदस्य चुने जाएंगे उनको कुछ अधिकार दिए गए। अधिकार क्या क्या दिए गए कि जो वार्षिक बजट जारी होगा वो उससे संबंधित विचार विमर्श कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी के तहत देखिए क्या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। यानी भारत में 1891 के शासन अधिनियम के द्वारा और 92 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक, अब देखिए अगला जो परिषद अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्ले मिंटो के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि इसी के द्वारा भारत में सबसे पहली बार सांप्रदायिक रूप से विभाजन के लिए कदम उठाया गया। यानी अब भारतीयों को जाति धर्म के आधार पर बांटने का कार्य इस अधिनियम ने किया। देखिए इसमें देखिए जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे और मिंटो थे भारत के वायसराय। देखिए इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी अब भारतीयों को अधिकार दिया गया किस किस चीज में? कानून बनाने में और प्रशासन चलाने में इनको प्रतिनिधित्व दिया गया। देखिए इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। यानी यही इस जो अधिनियम था इसकी बहुत बड़ी बात थी कि मुसलमानों को इसने अलग से निर्वाचन मंडल स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। तो देखिए इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ाया। यानी अब देखिए इसने केंद्र और प्रांत में विधायी शक्तियों को क्या किया? ज्यादा अधिकार दिए, उनको बढ़ावा दिया। फिर देखिए इस अधिनियम के द्वारा परिषद के सदस्यों को बजट पर विवेचना करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने तथा मत देने का अधिकार दिया। यानी इतने सारे अधिकार इस परिषद के द्वारा जो सदस्य थे उन लोगों को भी दिया गया। क्या क्या करने के लिए? कि बजट पर विचार विमर्श करने के लिए, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने के लिए, पूरक प्रश्न पूछने के लिए तथा मत देने का अधिकार। सत्येंद्र सिन्हा पहले भारतीय व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के विधि सदस्य नियुक्त किए गए। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सा भारतीय व्यक्ति था जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो कौन था? सत्येंद्र सिन्हा। ठीक, फिर देखिए अब देखिए भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 की गई। ठीक है, और 9 पदेन सदस्यों का प्रावधान भी किया गया। यानी अब देखिए जो परिषद थी उसकी संख्या को निरंतर
बढ़ाते चले जा रहे हैं लोग। अब सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई, और उसमें 9 पदेन सदस्यों का भी प्रावधान किया गया। फिर देखिए, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यानी विधान परिषदों में कुछ अलग से भी प्रावधान किए गए प्रतिनिधित्व के। वो किनके लिए थे? जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन थे, निगम थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उद्योगपतियों का जो समूह था, विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर होते थे, जमींदार होते थे, उनके लिए अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। यह भी मैंने आप लोग को बता दिया कि 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। ठीक, फिर देखिए अगला, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत शासन अधिनियम। यानी ब्रिटेन के द्वारा भारत में जितने भी संवैधानिक प्रयोग किए गए, सुधार किए गए, उनमें सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? यही 1909। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके 10 साल के बाद ही एक दूसरा अधिनियम जारी किया जाता है, जिसको हम लोग जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक, अब आइए देखते हैं। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए इसमें क्या क्या किया गया, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। यानी अब जो भी शासन किया जाएगा 2 सदनों के माध्यम से किया जाएगा। जैसे देखिए इस समय भी अपने देश में क्या है? 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, यानी राज्यसभा और लोकसभा। तो उसी प्रकार की व्यवस्था 1919 में इनके द्वारा की गई, और वही व्यवस्था देखिए आज भी वर्तमान में बनी हुई। देखिए, केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद यानी उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा का निम्न सदन वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। यही बाद में देखिए जाकर क्या हो गया, यही कहा जाने लगा राज्यसभा, और निम्न वाला कहा जाने लगा लोकसभा। लेकिन इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1919 के शासन अधिनियम। ठीक, आगे देखिए फिर। अब देखिए, राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित होते थे, और राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। ठीक है, यानी जो राज्य परिषद होती थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 होती थी, जिसमें 34 लोगों को निर्वाचित किया जाता था, और बाकी लोग क्या होते थे? मनोनीत होते। उसी प्रकार देखिए, केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 145 कर दी गई, और इसमें 104 लोग निर्वाचित होते थे, जबकि 41 लोग मनोनीत होते थे। इसमें देखिए 60 में से 34 निर्वाचित होते थे, तो मनोनीत कितने होते थे? 26 लोग। ठीक है, और इनका कार्यकाल देखिए कितने वर्ष का होता था? 3 वर्ष का। और राज्य परिषद के कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष का। जैसे अभी देखिए अपने देश में राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अब देखिए, ये जो सदस्य होते थे, इनका चुनाव देखिए सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। यानी इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? जो सीमांकित निर्वाचन क्षेत्र होते थे उनसे प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। देखिए, निर्वाचन के लिए जो अर्हता होती थी यानी योग्यता होती थी, वह सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित था। यानी इनको निर्वाचन में चुने जाने के लिए 3 आधार बनाए गए थे, 3 योग्यताएं आधारित। पहला, सांप्रदायिक समूह, इसका मतलब वह किस जाति से संबंधित है, कहाँ का निवासी है, और उसकी संपत्ति कितनी है। यानी धर्म, संपत्ति और निवास के आधार पर इनको योग्य ठहराया जाता। ठीक है, अब देखिए द्वैध शासन की शुरुआत इस समय की गई थी, तो कहां कहां की गई थी? इस एक्ट द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें
गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत की गई। यानी भारत के 8 प्रमुख प्रांत जो गवर्नर के अंडर में आते थे, वहां पे द्वैध शासन की शुरुआत की गई। अब देखिए यहां पर जो प्रांतीय विषय थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। यानी शासन 2 द्वैत रूप से किया जाएगा, तो उसमें शासन करने के जो कार्य थे, अधिकार थे, वो 2 भागों में बांट दिए गए। जिसमें देखिए आरक्षित विषय में क्या क्या चीजें शामिल थी। आरक्षित विषय में देखिए भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस प्रशासन, उद्योग आदि। यदि इतनी सारी चीजें किसमें शामिल थी, आरक्षित विषय में। और देखिए हस्तांतरित विषय में क्या क्या चीजें शामिल थी। देखिए हस्तांतरित विषय में देखिए इसमें शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, मापतौल, स्थानीय स्वायत्त शासन, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, आबकारी, इतनी सारी चीजें किसके अंतर्गत थी, हस्तांतरित विषय। और आरक्षित विषयों का प्रशासन देखिए कौन चलाता था, गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद के द्वारा चलाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा करता था। यानी जो आरक्षित विषय होते थे गवर्नर जनरल अपने द्वारा संचालित करता था, अपने परिषद के द्वारा, अपने परिषद में जो कार्यकर्ता होते थे उनके द्वारा, और जो हस्तांतरित विषय थे उसका प्रशासन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा करवाता था। ठीक, फिर देखिए इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। तो किसके तहत किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। फिर देखिए इसके तहत ही भारत में पहली बार लोक लेखा तथा वित्त समिति का गठन किया गया। यानी इसके तहत भारत में लोक लेखा समिति और वित्त समिति का भी गठन किया गया। फिर देखिए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश मोंटफोर्ड रिपोर्ट 1918 द्वारा की गई थी। यानी इसमें जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई वो किसके आधार पर की गई थी, मोंटफोर्ड सुधार के आधार पर। यानी 1918 में मोंटफोर्ड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों ने भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन की बात कही थी। फिर देखिए इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। अब देखिए ये लोग कुछ कुछ प्रमुख पदों पर भारतीयों को नियुक्त करना शुरू कर दिए, लेकिन जो 6 सदस्यों के जो लोग थे उसमें 3 सदस्यों को भारतीय रखा गया और उसमें से कमांडर इन चीफ का पद छोड़ दिया। यानी कमांडर इन चीफ का पद किसे दिया जाएगा, किसी अंग्रेज को। फिर देखिए इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तारित कर। यानी 1909 वाले में देखिए क्या कि मुसलमानों के लिए अलग किया गया। अब देखिए इसमें सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। यानी इसने और भी अब भारतीयों को आपस में बांटने का कार्य शुरू कर दिया। अब देखिए इसमें देखिए इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। यानी इसमें आप देखिए केंद्र का बजट और राज्य का बजट अलग अलग जारी करने की बात कही गई। आज भी देखिए होता है, केंद्र सरकार अपना बजट जारी करती है, राज्य सरकार अपना बजट। तो हमको देखने से जब आप सारी चीजों को इनको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये बहुत सारी चीजें हम लोग अपने देश में इस समय भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि केवल स्वरूप चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें वैसे ही अपनाई जा रही हैं, कुछ कुछ चीजों को केवल छोड़ा गया है। फिर देखिए इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।
यानी इसके तहत एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा और वह 10 वर्ष के बाद अपनी रिपोर्ट जारी करेगा सारी जांच पड़ताल करने के बाद। इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये क्या थी, देखिए कि इस सुधार के द्वारा भारत में सबसे पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। यानी इसने महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार इसी के तहत दिया गया। इस समय जब यह अधिनियम जारी हुआ तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। ठीक, अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 अपने देश के संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसी शासन अधिनियम के आधार पर अपने देश में आजादी के बाद भी जब तक अपने देश का संविधान नहीं बन पाया था तब तक इसी के आधार पर शासन चलाया जा रहा था। जब अपने देश का संविधान बनकर तैयार हो गया तब फिर इस शासन अधिनियम को खारिज कर दिया गया और अपने देश के संविधान के अनुसार शासन चलना शुरू हुआ, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चला था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है कि अपने देश के संविधान में इससे बहुत सारी बातें ली गई, लगभग 1/3। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बातें हैं इसकी। भारत शासन अधिनियम 1935, देखिए 1935 का शासन अधिनियम 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। यानी यह शासन अधिनियम जो है अपने देश में 1920 से 1935 तक जो अंग्रेजों के विरुद्ध ढेर सारे आंदोलन हुए थे, ढेर सारी क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी, उन सभी का यह परिणाम था। ठीक है, यह देखिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। यानी जो साइमन कमीशन आया था उसी की रिपोर्ट पर यह आधारित था। देखिए यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ था। इसमें देखिए प्रस्तावना रहित यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। यानी अब तक ब्रिटेन की सरकार ने जितने भी कानून, जितने भी अधिनियम, जितने भी एक्ट भारत में जारी किए थे उन सब में सबसे जटिल था और इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसमें देखिए 14 भाग थे, 10 परिशिष्ट थे और 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां। ठीक, यानी एक तरह से अपने संविधान का पूर्वगामी था वर्तमान संविधान। आगे देखिए, अभी मैंने बताया भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक इस अधिनियम पर आधारित है। अभी मैंने बताया कि लगभग 1/3 जो है अपने देश का संविधान इसी के आधार पर बना हुआ है। देखिए इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया। अब इसमें देखिए क्या है कि एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक, फिर देखिए अब इसके तहत देखिए जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। यानी अब जो द्वैध शासन व्यवस्था थी यानी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय वाला, अब उसको समाप्त कर दिया गया। अब राज्यों में भी यानी प्रांतों में भी पूर्ण शासन करने का अधिकार दिया गया। यानी वहां जो सरकार रहेगी वो पूर्ण रूप से शासन करेगी। देखिए द्वैध शासन की व्यवस्था अब केंद्र में लागू हुई। यानी अब जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी वो केवल केंद्र में रह गई, प्रांतों से हटा दी गई। सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित किया गया। यानी कुछ ऐसे मामले थे जो गवर्नर जनरल यानी वायसराय के हाथ में केंद्रित किए गए। कौन कौन से थे? सुरक्षा, वैदेशिक संबंध और धार्मिक मामले। आज भी देखिए वर्तमान समय में भी अपने देश में प्रांतों को स्वतंत्र रूप से शासन चलाने का अधिकार दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो अभी भी केंद्र सरकार के पास है। जैसे देखिए सुरक्षा, विदेश संबंध अभी भी केंद्र सरकार के हाथ में, तो ये उस समय भी ऐसा था। फिर देखिए अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। अपने देश में एक संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था
की गई, जिसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। यानी अब अपने देश में एक केंद्रीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई, और यदि उसके द्वारा फैसले से कोई संतुष्ट नहीं है तो वो कहां अप्लाई कर सकता है? लंदन की प्रिवी काउंसिल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। यानी इसके तहत अब भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। फिर देखिए, इसने मताधिकार का विस्तार किया, जिससे लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। यानी इसके द्वारा अब भारत में 10% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, अब देखिए इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध दो नए प्रांत बनाए गए। यानी अब देखिए जो म्यांमार है वो पहले भारत का हिस्सा था, तो इसको भारत यानी ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध नामक दो नए प्रांत बनाए गए। यानी जो उड़ीसा था वो पहले बिहार में शामिल था और जो सिंध था वो गुजरात में शामिल, तो इसको अब नया बना दिया। फिर देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया। यानी अब जो जाति धर्म के आधार पर निर्वाचन किया जाता था उसको अब और विस्तारित कर दिया गया। फिर देखिए इस अधिनियम में पहली बार प्रधानमंत्री, प्रीमियर तथा मंत्री, मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग किया। यानी इसी अधिनियम में सबसे पहली बार प्रधानमंत्री और मंत्री यानी मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार किया। अब देखिए, अब आते हैं अंतिम शासन अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा जो अपने देश में लाया गया था, वह था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, क्योंकि इसी में भारत को आजाद करने की बात की गई, यानी आजाद करने की घोषणा की गई। ठीक है, यह देखिए शासन अधिनियम जो था स्वतंत्रता अधिनियम माउंटबेटन योजना के आधार पर लाया गया। यानी उस समय अपने देश में जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को पारित किया था। यानी यह स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947। इस योजना को देखिए 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने इस योजना को तैयार करके ब्रिटेन की संसद के पास पहुंचा दिया था और वहां पर उसको 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया और कहा गया कि इस अधिनियम में दो डोमिनियन यानी पाकिस्तान और भारत की स्थापना के लिए 14 एवं 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई। ठीक है, तो दो डेटों में दो डोमिनियन को बनाने की बात की गई, यानी भारत और पाकिस्तान। फिर देखिए इसमें बंगाल और पंजाब में दो दो प्रांत बनाए जाने का प्रावधान किया गया। यानी अब बंगाल में 2 प्रांत और पंजाब में 2 प्रांत बनाए जाने का प्रावधान किया गया। फिर देखिए पूर्वी बंगाल, सिंध और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था। यानी देखिए जो पूर्वी बंगाल यानी वर्तमान का जो बांग्लादेश है और सिंध और असम का सिलहट जिला, इन सबको किसके में शामिल किए जाने की बात थी? पाकिस्तान। फिर देखिए आगे देखिए 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। इसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 का जो ब्रिटिश क्राउन का अधिकार भारत के शासन पर है वो समाप्त कर दिया जाएगा। फिर कहा गया कि भारतीय रियासतें इन दोनों डोमिनियन में से किसी एक में शामिल हो सकती हैं। यानी भारत में जो रियासतें थी उनको कहा गया कि वो चाहे पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं चाहे भारत। फिर देखिए कहा गया कि जो दोनों डोमिनियन है उनके लिए अलग गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति महामहिम द्वारा की जाएगी। यानी जो 2 नए देश बनेंगे उसमें अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे और जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई? महामहिम के द्वारा की जाएगी। ठीक है, फिर देखिए कहा गया कि दोनों डोमिनियन की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता दी गई तथा उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार भी दिया गया। यानी कहा गया कि अब ये 2 नए डोमिनियन यानी 2 स्वतंत्र देश बनेंगे जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने के लिए भी
अब स्वतंत्र है, उनको पूरा अधिकार दे दिया है। फिर देखिए इनको अपने लिए पृथक संविधान सभा के गठन का अधिकार भी दिया गया, यानी ये लोग अपना अलग से संविधान भी बना सकते हैं। फिर देखिए दोनों देशों यानी उस समय राज्य कहा जाता था इनको, कि सीमा के लिए निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। यानी सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में ही जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है उसका निर्धारण किया गया था। इसीलिए देखिए अब भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम भी क्या है, रेडक्लिफ लाइन। ठीक, तो ये जो अधिनियम थे अपने देश में अंग्रेजों के द्वारा शासन के लिए समय समय पर लाए गए और उन्हीं के आधार पर अपने देश का शासन चलाया गया। इन सारे अधिनियमों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि अपने देश का जो वर्तमान संविधान है उसके क्या क्या प्रावधान इससे मिलते जुलते। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यही देखते हैं। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अपने देश का जो वर्तमान संविधान है वह किस प्रकार से निर्मित किया गया, इसमें कितना कितना समय लगा, क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या बातें हुई, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो है अपने देश के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास होगी और आप लोगों को इस क्लास को पढ़ने के बाद लगेगा कि आप लोगों ने कुछ नई चीजें सीखी है। तो आज की क्लास में मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।